हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं आपके सवालात के जवाब देने आया हूँ। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है लेकिन आवाज़ ही तरह निकलती रहेगी। तो जो आपके कुछ सवालात हैं वो सीधा सवालात जो कि हमने सेलेक्ट किए हैं और हम समझते हैं कि ये इनके सवाल का जवाब देना इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा लोगों के ये सवाल हो सकते हैं या ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं या अपडेटेड जो सवालात हैं यानी अपडेट्स के हवाले से हैं। तो मैं इस हवाले से बात करूँगा, सवाल पढ़ूँगा और उनके जवाब दूँ। सबसे पहला सवाल है जी, हेलो सर, इज डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर इज वेट कोर्स और हायर एजुकेशन, प्लीज रिप्लाई सून सर। अच्छा, इसमें यह है कि ये कह रहे हैं डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर जो है वो हायर एजुकेशन है या वेट एजुकेशन है। देखिए, डिप्लोमा तो वेट का होता है लेकिन जो बैचलर्स है या मास्टर्स है या हायर एजुकेशन के हैं, तो जो डिप्लोमा लीडिंग टू बैचलर्स होता है ये हायर एजुकेशन में वीज़ा फॉल करेगा क्योंकि आपकी प्रिंसिपल सीओई जो है वो बैचलर्स की है और बैचलर्स हायर एजुकेशन है, इसलिए ये हायर एजुकेशन कंसीडर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एम आई एलिजिबल फॉर और शुड आई अप्लाई फॉर 476 ऑन द बेसिस ऑफ माई इंजीनियरिंग डिग्री passed on 2017 and accredited by PEC and Washington Accord, kindly guide me। अच्छा, उम्र अनफॉर्चुनेटली आप अभी ये अप्लाई नहीं कर सकते। 2022 आ गया है, आपने 2017 में ये पास किया था। विद इन 2 years ऑफ योर ग्रेजुएशन आप 476 को अप्लाई कर सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर डॉक्टर के आर्ट्स में ओवरऑल 6 बैंड और ग्रेजुएशन में 50% हैं, किसी कोर्स में या मास्टर्स में एडमिशन मिल सकती है? रविंदर कौर। अच्छा जी, ये बिल्कुल हो सकता है। 50% है, डिपेंड करता है किस तरह के कोर्स में इनके 50% मार्क्स है, लेकिन यस दिस इज़ पॉसिबल। अगर 6 ईच हों, 50% हों बैचलर्स के अंदर, तो पॉसिबल है कि मास्टर्स में भी एडमिशन हो जाए। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर आई एम वाचिंग योर वीडियो सर, माय क्वेश्चन इज दैट आई अलॉन्ग विद माय वाइफ एंड 2 years डॉटर वांट टू कम ऑस्ट्रेलिया ऑन टूरिस्ट वीजा, देन वी वांट टू कन्वर्ट इनटू स्टडी। कैन यू टेल मी हाउ मेनी चांसेस आर? माय प्रोफाइल इज आई ट्रैवल अप्रॉक्सीमेटली 11 countries बिफोर मैरिज। करंटली आई एम वर्किंग इन इंडिया इन गवर्नमेंट जॉब एंड आई हैव approximately 5-6 lakhs INR ITRs and my wife had last 2 years ITR 2.25 to 3.5 lakhs INR. You can share, is it possible to convert tourist visa into study and how much time cost need to whole process and how much your charges for helping us? Hope you understand my question and reply me back. अच्छा जी, thank you for your detailed question। इसमें यह कि क्या आप टूरिस्ट से स्टडी वीज़ा की तरफ जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी। देखिए, टूरिस्ट से जब आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। रही बात आगे, तो आप लेवल 1 के अगर इंस्टीट्यूशन में चले जाएं, लेट्स से मास्टर्स में जाते हैं तो लेवल 1 में इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं या किसी वेट कोर्स में जाते हैं लेवल 1 के इंस्टीट्यूट में, तो आपको वैसे भी फाइनेंशियल शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो है डिपेंड करता है किस कोर्स में आप जाते हैं, वो कोर्स के चार्जेस होते हैं, डिपार्टमेंट के चार्जेस होते हैं। तो फाइनेंशियल जो है या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो अगर लेवल 1 में जाए तो आपको शो करने की या आपको इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती डिपार्टमेंट के साथ जब आप ऑन शोर हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। सर मेरे कोर्स की कमेंसमेंट डेट है 4 जुलाई 2022। सर अगर 15 जुलाई तक वीज़ा आ जाए देन मैं तब भी जा सकती हूँ कि नवंबर में? अच्छा देखिए, अगर तो आ जाए वीज़ा, और होता क्या है समटाइम्स जो है आपको जो प्रोवाइडर है यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी वो एक्सटेंशन दे देते हैं कि भाई आप इतनी देर के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको एक्सटेंशन देते हैं तो वो आपको एक्सटेंशन लेटर उनसे लेके तो आप लगा सकते हैं। यस बिल्कुल आप जा सकते हैं। कमेंसमेंट के ऊपर जो है वो एक्सटेंशन समटाइम्स देते हैं कुछ प्रोवाइडर्स, तो बिल्कुल जाया जा सकता है। लेकिन अगर डेफरमेंट होगी तो जुलाई के लिए डेफरमेंट, अगर नवंबर के लिए अगर आपके लिए डेफरमेंट होती है तो आपका वीज़ा नवंबर से पहले आ जाता है, तो आप फिर भी आ सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज देयर एनी चांसेस प्रोसेस फॉर विजिटर वीज़ा? साहिल अरोरा। इन्होंने जो क्वेश्चन किया है जी, क्या विजिटर अप्लाई किया जा सकता है? मुझे यही आपके सवाल की समझ आई है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया के जो विजिटर वीज़ा हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी, सर आई अप्लाइड फॉर वीज़ा ऑन 17 जून, बायोमेट्रिक्स डन एंड मेडिकल्स ऑन 20th जून, माई क्लासेस स्टार्ट ऑन 15 जुलाई, व्हेन विल आई गेट माई वीज़ा? आई एम सो वरीड, प्लीज़ रिप्लाई सर। अच्छा, आपने ये लिखा है आपका मेडिकल कब हुआ और ये बायोमेट्रिक्स वगैरह जो भी,
लेकिन आपने ये नहीं लिखा आपने अप्लाई कब किया था। प्रोसेसिंग के हवाले से वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो चेंज होती रहती है स्टूडेंट वीज़ा की। इस पर मैंने एक डिटेल बात की हुई है, वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड की हुई है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर माइग्रेशन एक्ट से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, रीअप्लाई करना चाहिए? अच्छा, जितने वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं वो माइग्रेशन एक्ट से ही होते हैं। मतलब देखिए, माइग्रेशन एक्ट जो है वो बेसिकली एक कानून है जिसके तहत ये इमिग्रेशन जो है आगे रेगुलेशंस बनाती है। तो अब ये डिपेंड करता है रिफ्यूज़ल अगर हुआ है किन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ है। अगर तो आप पे कोई 4020 वगैरह का कोई PIC वगैरह लगी है तो वो उस अरसे के दौरान आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर नहीं लगी तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा वीज़ा है, क्योंकि वो डिटेल्ड या उस तरह मेरे पास डिटेल्स नहीं है इस हवाले से। लेकिन जवाब ये है कि रिफ्यूज़ल अगर हो आमतौर पर तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा आपका वीज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर 485 रिप्लेसमेंट स्ट्रीम पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम विल रिसीव 3 years visa, 2 years visa. Please give me clarity about the 485 replacement stream which has been updated on July 1st and this include condition 8515 must not marry before entry. What does this mean? अच्छा जी, ये जो वीज़ा है रिप्लेसमेंट वीज़ा, इन्होंने यही कहा है डिपार्टमेंट ने अभी कि जितनी देर का आपका आमतौर पे वीज़ा होता है उतनी देर का मिलेगा। मिसाल के तौर पे बैचलर्स को 2 साल का वीज़ा मिलता है तो बैचलर्स वालों को 2 साल का ही मिलेगा। मास्टर्स जो है उनको 3 साल वाला है, 3 साल वाला ही मिलेगा। तो ये जितने अरसे का वीज़ा अभी राइज है या इस तरह आमतौर पे किसी फ्रेश एप्लीकेंट के लिए होता है उतना ही मिलेगा। वेट के ऊपर जो है अगर उन पे किसी को रिप्लेसमेंट वीज़ा है तो वो 2 साल का है तो 2 साल का ही मिलेगा। अच्छा, इस पे 8515 की आपने बात की कि मस्ट नॉट मैरी बिफोर कमिंग, तो उसका मतलब ये होता है कि आप आने से पहले या एंट्री से पहले वो शादी ना करें और आके दोबारा आप कर सकते हैं, उससे कोई आपको नहीं रोकता। ये डिपेंड करता है डिफरेंट जो वीज़ाज़ हैं उनके ऊपर ये कंडीशन आमतौर पे लगाई जाती है। तो अगर इस पे है तो इसका ये वाला मतलब है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, हेलो सर, आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द माइग्रेशन एक्ट एंड किस वजह से माइग्रेशन एक्ट लगता है? माइग्रेशन एक्ट, देखें कोई भी दुनिया के अंदर कानून बनता है वो एक्ट्स हो सकते हैं या किसी तरह डिफरेंट तरीक़ा से कानून साजी होती है। तो जो कानून है इमिग्रेशन के हवाले से वो माइग्रेशन एक्ट है 1958 और माइग्रेशन रेगुलेशन है जो रेगुलेट करता है चीज़ों को। तो ये कानून है जिसके ऊपर खड़ा इमिग्रेशन एक्ट। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी जैसे मिसाल के तौर पे ऑफेंस है, कोई भी सिविल के हवाले से ऑफेंस है तो उस पर भी एक एक्ट होगा। इसी तरह अगर क्रिमिनल के हवाले से ऑफेंस है, जैसे पाकिस्तान के अंदर PPC है, पाकिस्तान पीनल कोड है, तो पाकिस्तान पीनल कोड है तो वो दोबारा इसको मैं क्वेश्चन दोबारा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेलो सर, आई हैव वन क्वेश्चन, व्हाट इज माइग्रेशन एक्ट एंड किस वजह से माइग्रेशन एक्ट लगता है? देखें जी, जो माइग्रेशन एक्ट है वो है जी इमिग्रेशन के जितने भी कवानीन हैं, मतलब उनको ये रेगुलेट कर रहा है। वो कानून है इमिग्रेशन के हवाले से जो माइग्रेशन एक्ट है। जितने वीज़ाज दिए जाते हैं वो इसके अंडर ऑब्वियसली दिए जाते हैं। माइग्रेशन एक्ट है 1958 और माइग्रेशन रेगुलेशन है, और इसी के ऊपर सारी चीज़ें या इसी को बुनियाद बनाते हुए, इस कानून को बुनियाद बनाते हुए कोई भी केस ऑफिसर इसका फैसला करता है। जैसे किसी मुल्क के अंदर अगर क्रिमिनल लॉ है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर है PPC, पाकिस्तान पीनल कोड, तो जितने क्राइम्स हैं, ऑफेंस हैं, उसकी डेफिनेशन, उनकी चीज़ें उसके अंडर आती हैं। इसी तरह जो माइग्रेशन एक्ट है वो रेगुलेट कर रहा है या वो कानून है ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन के हवाले से। तो ये एक जनरल सी इसके हवाले से इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन है। आपने ये सवाल क्यों पूछा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसको अगर गूगल भी करें तो आपको ज़्यादा इसके हवाले से आइडिया हो जाएगा। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हेलो सर, इफ देयर इज रिफ्यूजल फ्रॉम USA विल इट गिव बैड इफेक्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीज़ा? प्लीज रिप्लाई सर। देखिए, कोई भी रिफ्यूज़ल है डिपेंड करता है वो किस वजह से रिफ्यूज़ल है। बिल्कुल इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या फेक डॉक्यूमेंट अमेंडेड की वजह से है तो बड़ा बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। डेफिनेटली इसको बड़ा अच्छा नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आम तौर पे वैसे ही समटाइम जो कंट्रीज़ रिफ्यूज़ करती हैं डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर, इसका इम्पैक्ट तो होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपने हवाले से जो एप्लीकेशन को देखना है कि अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं तो इससे फिर ख़ास तौर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो ये कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाबात देने की कोशिश की। और आपका कोई और सवाल है, मज़ीद सवाल है, आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि सवाल को थोड़ा बड़ा वो प्रिसाइज रखते हुए आपका जो सवाल ऐसा हो कि जो समझ में भी आ जाए, पढ़ने वाले को भी समझ में आ जाए। आप जो सवाल करते हैं और ज़्यादा आपका सवाल को भी लोग या कमेंट्स को भी लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा हो जाता है। मैं कोशिश करूँगा और सवालात के जवाब दे सकूँ। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।